स्टूडेंट्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है टीचिंग मॉडल के बारे में है। फोर्थ यूनिट में दो टीचिंग मॉडल दिए गए हैं। एक है ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल और दूसरा है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। तो आज का हमारा विषय है ब्रूनर के द्वारा जो टीचिंग मॉडल दिया गया है उसके बारे में। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने एलिमेंट्स ऑफ मॉडल के बारे में बात की थी कि कोई भी टीचिंग मॉडल है उसमें असेंशियल एलिमेंट कौन कौन से रहते हैं। वो बेसिक एलिमेंट्स जो सभी मॉडल्स में कॉमन रहते हैं। तो अगर आपने वो देख लिया होगा तो आपको वीडियो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर ने 1956 में कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया था। अब पहले अगर हम इसके नाम की बात करें, कंसेप्ट अटेनमेंट का मतलब क्या है, पहले इसको समझें, फिर उसके बाद इन्होंने मॉडल में क्या बात कही गई है। कंसेप्ट का मतलब होता है संप्रत्यय, अटेनमेंट होता है उपलब्धि। उपलब्धि से मतलब क्या है कि जब हम किसी चीज़ को सीख कर प्राप्त कर लेते हैं या जिसे हम अपना बना लेते हैं उसे उपलब्धि कहा गया है। तो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान एक अध्यापक के द्वारा क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाने के दौरान जो विषय वस्तु करवाई जा रही है उस विषय पर पूरी तरह से पकड़ प्रदान करना है। अब कंसेप्ट अटेनमेंट सबसे ये भी हमें बात क्लियर होनी चाहिए कि कंसेप्ट से क्या मतलब है। कंसेप्ट से मतलब है किसी एक प्रत्यय के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं। मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में एक टीचर के द्वारा जो आज लेसन या ग्रामर का हिंदी में व्याकरण का कोई टॉपिक करवाया जा रहा है, जिस टॉपिक के बारे में आज बात हो रही है वो एक कॉन्सेप्ट है। कल हम जब बात करेंगे नया विषय होगा, नया टॉपिक होगा, वो एक नया कॉन्सेप्ट है। तो टीचर के द्वारा जिस कॉन्सेप्ट के बारे में करवाया जा रहा है बच्चे उसको उसी रूप में उसी गुण विशेषताओं के साथ प्राप्त करके अच्छे से सीख जाते हैं, उसको कंसेप्ट अटेनमेंट कहा गया है। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्यों कहा गया है? एक टीचर के द्वारा क्लास में पढ़ाने से पहले इस बात का निर्धारण करना कि वह अपने विषय में किस कॉन्सेप्ट पर इस तरह के मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहता है, इन बातों का पहले से निर्धारण किया जाएगा। उन सब बातों का निर्धारण करके उन सब क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करने के बाद उसको क्लास में सिस्टमेटिक वे से क्रम दर क्रम इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद उन काम को पूरा करने के बाद बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाएगा। इस बात को जज किया जाएगा कि जो चीज़ हम पहले मानकर चले थे कि इस तरह से इस क्रियाओं को लागू करने के बाद बच्चों के व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन होगा, क्या हमें वो चीज़ प्राप्त हुई। तो एक टीचर के द्वारा उन सब बातों के बारे में पहले निर्णय लेना, उन क्रियाओं के बारे में सोचना, उनको लिखित रूप प्रदान करना, उसके बाद कक्षा में लागू करना और लास्ट में उसको इवैल्यूएशन करके जांचना ही एक मॉडल की पहचान होती है। किसी भी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने से पहले टीचर को उसको बेहतर ढंग से पढ़ना, उनके सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान से समझना और उसके बाद फिर उसको क्रिया रूप में लागू करना आवश्यक होता है। जो कंसेप्ट अटेनमेंट का मतलब दिया गया है, कहा गया है, शुरुआत में ये बात कही गई कि जैसे हमारे जो नेचर है, प्रकृति है, वो बहुत ही जटिल है। इसमें हर एक जो वस्तु है उसकी अपनी अलग अलग गुण विशेषताएं होती हैं। तो उन गुण विशेषताएं ही, उसकी जो गुण और विशेषताएं हैं वो ही एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करती है। अब मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं फलों की, फल क्या है? फलों से हमें बहुत से अलग अलग फलों का आभास होता है, परंतु अगर हम बात करते हैं कि खट्टे फल कौन से हैं, तो हमारा जो कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो फलों से कंसेप्ट संकुचित होकर जो खट्टे फल हैं उन तक सीमित रह जाएगा। फिर हम बात करते हैं खट्टे फलों में जो गुद्देदार है या इस तरह का, मतलब हम कहने का मतलब ये है कि हम उस पॉइंट को क्रम दर क्रम इतना कंसेप्ट को नैरो करते जाते हैं कि हम एक सीमित से एक पॉइंट पर आकर रुक जाएंगे जिसके बारे में हमें बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है।
तो कंसेप्ट अटेनमेंट का अर्थ है कि जो प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुएं हैं जिनमें बहुत सी समानताएं हैं, गुण विशेषताएं हैं, जो एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग अपने आप को प्रदर्शित करती है, जब हम उनके बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उन्हीं एक पर्टिकुलर वस्तु के बारे में समझकर जान सकें, उनमें किसी तरह का एक कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। अगर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न जनरेट होता है, तो वो जो पढ़ाया गया है उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। क्योंकि जो पढ़ाने का अर्थ क्या होता है कि जो आपके पास है एज इज़ जब उनको दिया जाए, बच्चों को दिया जाए, बच्चे उसको उसी रूप में ग्रहण करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल होता है। अगर उसमें किसी तरह का परिवर्तन होता है, एक टीचर के द्वारा जो बोला गया है वहाँ से जब बच्चों की नोटबुक में वो राइट डाउन कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी सेंस चेंज हो गई है, बच्चों ने जब उसको समझा तब कुछ और चेंज हो गया, तो उसका आगे चलते हुए इतना रूप बिगड़ जाएगा कि वो जो वास्तविकता थी, जो चीज़ उन्होंने समझनी थी, वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो एक टीचर के द्वारा इस बात को ध्यान रखना कि जो चीज़ बच्चों को समझाई जा रही है, दी जा रही है, उस चीज़ तक ही वो बच्चे सीमित रहें। तो इसमें इसके कौन कौन से मेन एलिमेंट रहेंगे, पॉइंट रहेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके जो मेन पॉइंट हैं नियर अबाउट 5 के आसपास दिए गए हैं। सबसे पहला है सेंटर पॉइंट, फोकस क्या रखा गया है। इस प्रतिमान का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो आगमन तर्क है। आगमन तर्क का विकास करना है। इस प्रतिमान के द्वारा विद्यार्थियों को घटनाओं, व्यक्ति, वस्तु आदि को वर्गों में विभाजित करने का ज्ञान दिया जाता है। अब सबसे पहले बात आ गई है आगमन तर्क। ये आगमन तर्क क्या है? विद्यार्थियों को जब लेक्चर शुरू किया जाएगा तो शुरू में कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे। आगमन और निगमन 2 मेथड होते हैं, जिसमें आगमन विधि में इंडक्टिव मेथड का मतलब होता है कि विद्यार्थी को पढ़ाने से पहले उसके संबंध में कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिनसे बच्चे उस विषय पर पर्टिकुलरली सोच कायम कर सकें। निगमन में क्या होता है, पहले थ्योरी समझाई जाती है, नियम बताया जाता है, उसके बाद उसको क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक टीचर के द्वारा जब क्लास में पढ़ाने की शुरुआत की जाएगी तो बच्चों को जो आज पढ़ाया जाना है उसके संबंध में कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे और फिर बच्चों से कुछ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि इससे मिलते जुलते आप मुझे एग्जाम्पल बताएं। जब बच्चे एग्जाम्पल देंगे तो यहाँ पर टीचर के द्वारा अगर बच्चों के द्वारा जो दिए गए हैं उसमें कुछ कमी है, गलती है, तो वो वहाँ पर टीचर के द्वारा सुधार किया जाता है। अब यहाँ पर इसमें आपने देखा होगा इस प्रतिमान द्वारा विद्यार्थी घटनाओं, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि को वर्गों में विभाजित करने की योग्यता ग्रहण करता है। हम किसी चीज़ को जब उसके गुण विशेषताओं के आधार पर, गुण धर्म के आधार पर समझ पाएंगे तभी उसको वर्गों में विभाजित करने योग्य हो पाएंगे। अदरवाइज़ हमारे लिए एक मान लीजिए एक जन समूह है, भीड़ है, वो अपने आप में क्या है, एक भीड़ है, एक समूह है। अगर हम उनको किसी विशेषता के आधार पर जो हम जानते हैं अलग करना चाहेंगे तो ही कर पाएंगे जब हम जानते होंगे। तो इस आगमन तर्क के आधार पर विद्यार्थियों को वस्तुओं में भिन्नता, वस्तुओं को वर्गों में विभाजित करने योग्यता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है सिंटैक्स या संरचना करना। संरचना में बात आती है सबसे पहले सूचना प्रदान करना। अब जब टीचर मॉडल का रूप तैयार कर रहा होता है तो उस समय इन सब बातों को पहले से निर्धारित किया जाता है। तो संरचना इसका एक मुख्य तत्व होता है जिसमें टीचर को कुछ मेन बातें लेके चलनी होती हैं। और इसके सिंटैक्स में देयर आर मेन 4 एस्पेक्ट। फर्स्ट इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, बच्चों को सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, वह उदाहरण बच्चों को प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा है सूचना का विश्लेषण करना। इस सेकंड स्टेप में विद्यार्थी को समझाने के लिए सूचना का विश्लेषण किया जाएगा। बच्चों को एग्जाम्पल प्रस्तुत किए गए, बच्चों के द्वारा कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत किए गए, फिर बच्चों को जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो जो बच्चों को सूचना प्रस्तुत की गई है वो उसको विश्लेषण करेंगे, उसको विश्लेषण के आधार पर जांचेंगे। तीसरा है प्रस्तुतिकरण। इस थर्ड स्टेप में विद्यार्थी विश्लेषित सूचनाओं को लिखित रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे कि जो बच्चों को हमने टीचर ने बताया है बच्चे उसको राइट डाउन करेंगे और लिखित रूप में उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, इस चरण के अंतर्गत छात्र सीखे हुए प्रत्यय को अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष करने की कोशिश करेंगे। क्लास में आपने देखा होगा टीचर के द्वारा मैथमेटिक्स के सम समझाए जाते हैं, एसएस में काम करवाया जाता है, इंग्लिश में ग्रामर का काम करवाया जाता है, या
हिंदी में ग्रामर का काम करवाया जाता है। टीचर के द्वारा करवाने के बाद लास्ट में आपने देखिए एक्सरसाइज बनी होती है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सिंगल वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं, मिलान करो के होते हैं, मैचिंग क्वेश्चन होते हैं। तो वो सब क्या हैं कि वन वर्ड आंसर होते हैं, वो तभी कर पाते हैं जब बच्चे को पूरा लेसन अच्छे से क्लियर हो चुका होता है। तो ठीक उसी तरह से बच्चों को सूचना दी गई, बच्चों ने उसको विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद बच्चों ने उसको रिपोर्ट प्रस्तुत की और लास्ट में हम उनका अभ्यास करवाने के दौरान इस बात को जांचेंगे कि बच्चे उस चीज़ को सही ढंग से समझ पाए या नहीं समझ पाए। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट क्या है, सोशल सिस्टम। सिंटैक्स सेकेंड है सोशल सिस्टम। इस प्रतिमान में विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में होने वाली क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की बात की जाती है। क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मतलब क्या है कि जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा टीचर के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, उधर से बच्चों के द्वारा सेम मिलते जुलते कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना। सोशल सिस्टम का मतलब होता है टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन होना, वार्तालाप होना, बातचीत होना, जिसमें बच्चों के बहस करने का मकसद क्या होता है, विषय के बारे में और ज़्यादा अधिक गहराई से समझना व जानना। इसमें विद्यार्थी अगर प्रश्न पूछते हैं, टीचर उनका जवाब देते हैं, या बच्चे जो बात बता रहे हैं टीचर उस पर किसी तरह से ये कहता है कि ऐसा क्यों है, बच्चे फिर उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे को विषय के ज्ञान की बेहतर ढंग से समझ प्रदान करना। नेक्स्ट है मूल्यांकन। संप्रति उपलब्धि में मूल्यांकन में निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सहायता ली जाती है जिससे बच्चों को अच्छी तरह से मूल्यांकन किया जा सके कि जो समझाया गया बच्चे उस चीज़ को समझ भी पाए हैं नहीं पाए। लास्ट है प्रयोग। इस प्रतिमान का प्रयोग बहुत ही विस्तृत है। इसका प्रयोग भाषा सीखने के लिए किया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति में अपने आप में सहायक है। मोटे तौर पर हमें इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए कंसेप्ट अटेनमेंट का मतलब क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ, एक होता है विचारों को निर्माण करना, विचारों का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है, फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ या फॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक होता है विचारों को की उपलब्धि प्राप्त करना, मतलब सूचना की उपलब्धि प्राप्त करना। तो ठीक उसी तरह से जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, अभी इन बिटवीन हैं के मध्य हैं, वो फॉर्मेशन प्रोसेस है। उपलब्धि का मतलब है जिसको हमने प्राप्त कर लिया। ठीक उसी तरह से फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे हम एक कोर्स कर रहे हैं तो अभी हमने उसको पूरा नहीं किया, अभी हम सीख रहे हैं, सीखने के दौरान उसमें नई नई बातों को रोज़ सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करते हैं। जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम तब ये बात कह सकते हैं कि हाँ मुझे वो चीज़ आती है, मैं जानता हूँ। मीन टू से आपने उसको सीख लिया है। तो वो जो सीखने के बाद जब आप कह रहे हो वो अटेनमेंट है, और इससे पहले जो पॉइंट था वो प्रोसेस था, फॉर्मेशन प्रोसेस था, निर्माण की प्रक्रिया थी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके गुण क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है ब्रूनर का भी और ग्लेजर का भी, जो दोनों में से कोई भी मॉडल आता है 16 के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला है, इससे बच्चों में कल्पना शक्ति और योग्यता का विकास होता है। जब बच्चों को क्लास में टीचर एक्शन रिएक्शन इंटरेक्शन करता है तो वहाँ पर बच्चों के सोचने का दायरा बढ़ता है, बच्चों को इस बात पर अपने ऊपर भी विश्वास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हर समय सिर्फ किताबों का सहारा लेने की बजाय अगर आप किसी काम को खुद करते हो तो वो ज़्यादा आपको स्ट्रेंथफुल बनाता है, बच्चों के माइंड में पॉजिटिविटी जनरेट करता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कर पाएंगे, हम कर लेंगे। इस तरह के विचार बच्चों के मन में आने लगते हैं जिससे कल्पना शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास होता है। सेकेंड, बच्चे जब किसी बात के कारण और प्रभाव को जानने की कोशिश करते हैं तब वो तर्क करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जब बच्चे क्यों का जवाब ढूंढने लगते हैं तो वास्तव में वो उस बात को सीखना चाहते हैं। क्यों करना ही या क्यों क्वेश्चनिंग करना, क्यों का क्वेश्चन मार्क लगाना ही सीखने की पहली सीढ़ी है। अगर हम किसी चीज़ में क्यों नहीं लगाते वाई, तो इसका मतलब हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते। अगर हम अपने कुछ चाहते हैं करना और जब तक हम उस पर क्यों नहीं लगा रहे हैं तो मिनटू से हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीखना ही नहीं चाहते। जब क्यों लगाना शुरू कर दोगे उसी दिन से सीखना आरंभ हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, हमें खुद पढ़ना, खुद सीखने की आदत का विकास होता है। निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, निरीक्षण से मतलब ऑब्जर्वेशन पावर जनरेट होती है। नेक्स्ट है ज्ञान का प्रयोग करते हैं, सक्रिय रहते हैं, मस्तिष्क में दबाव नहीं रहता, क्योंकि जब हम किसी काम को खुद करके सीखने की कोशिश करते हैं तो किसी तरह का माइंड में कोई दबाव नहीं रहता। नेक्स्ट है इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं। अनुचित चिंतन, कभी कभी क्लास में अगर इस तरह के मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, टीचर के द्वारा एक्शन इंट्रैक्शन होता है, तो बच्चे कई बार सही दिशा सोचने की बजाय गलत दिशा में सोचना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि किसी पर इस चीज़ का कोई असर नहीं है कि हाँ कि आपने किस तरह से सोचना है। टीचर ने बच्चों को सोचने के लिए दिया है, तो बच्चों का दिमाग कई बार सही पक्ष की बजाय गलत पक्ष की तरफ ज़्यादा मूव कर जाता है, तो यहाँ इसका एक वीक पॉइंट है। नेक्स्ट है समय और शक्ति की बर्बादी। समय और शक्ति से मतलब क्या है कि मॉडल को इम्प्लीमेंट करने से पहले टीचर को उस मॉडल के सभी गुण दोष के बारे में पता होना चाहिए। डिसिप्लिन, क्लास डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करना है इस चीज़ का पता होना चाहिए। सिलेबस मैंने कब कितने टाइम में कंप्लीट करना है इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इन सब बातों को जब क्लास में लागू किया जाता है, अगर हम एक मॉडल लागू कर रहे हैं इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसका रिज़ल्ट फाइंड आउट करने में टाइम लगता है, तो समय की ज़्यादा बर्बादी होती है। हो सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफ़िल ना हो, तो उस ऐसे में टीचर की मेहनत बर्बाद, समय ख़राब, बच्चों की श्रम शक्ति ख़राब होती है, तो वो कहीं ना कहीं वीक पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन सब बातों के बारे में पहले से गंभीरता से सोच लेना चाहिए। विद्यार्थी में तर्क शक्ति भाग लेती है। जब सभी बच्चे तर्क नहीं करते, सभी बच्चे कुछ ही ऐसे होते हैं जो एक दो जो बात को गहराई से जानने की कोशिश रखते हैं। क्लास में कुछ ऐसे हैं जो मौन बैठ के रहते हैं, निष्क्रिय, किसी तरह की एक्टिविटी में ही वो भाग लेते हैं। तो इस ऐसे में जो बच्चे सीखने के लिए आगे हैं, टीचर वहीं तक सीमित रह जाता है, बाकी बच्चे इस चीज़ से छूट जाते हैं। तो क्लास सिर्फ 2-4 बच्चों और एक टीचर इन तक ही सीमित रह जाती है, जो एक वीक पॉइंट है। बाकी जो हमारी क्लास है वो एक साइड में बैठ जाती है। और इसके लिए सबसे मेन ज़रूरी बात क्या है कि बच्चे को, जो टीचर है उसको पहले से बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है। टीचर एक क्लास में इस तरह के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, बट टीचर ने एक दिन में 5 या 6 क्लासें पढ़ानी होती है। अगर वो सभी में इस तरह से लागू करने की कोशिश करेगा तो वो 2 या 4 दिन ही इस काम को कर पाएगा, हार के फिर वो इतना नहीं कर पाता। तो यहाँ पर एक टीचर को पहले से इन बातों के बारे में निर्णय लेना कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उन सब बातों के बारे में बेहतर ढंग से सोचने के बाद ही इसको लागू किया जा सकता है। तो जहाँ इसकी कुछ सीमाएं हैं वहाँ इसके कुछ गुण और विशेषताएँ भी हैं। अपने आप में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।